हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी इस उड़ूप परिवार में। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए हम लोग अलग अलग पेपर को डिस्कस करें, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम पैटर्न को देखते हुए नए नए सवालों को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन साथियों, आज की इस क्लास में ना 3 अगस्त वो भी पेपर नंबर तीसरे के माध्यम से जो ग्रुप डी 2025 में सारे शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए थे उसका निचोड़ आज के सेशन में करने वाले हैं। यदि आप ग्रुप डी का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं तो देखिए कि पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे, साइंस, जीके, करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग का। क्योंकि साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला यह पेपर होने वाला है, जो तीसरा पेपर आज की सेशन में और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 60 प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। एक आप सभी का छोटा सा टारगेट रहेगा, 60 प्रश्न में से 25 प्रश्न आप सभी को सही करने होंगे। मैथ और रीजनिंग मिला के आप कर सकते हैं, ठीक है। साइंस में, करंट अफेयर में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा। देखिए साइंस में आप कितना स्कोर करते हैं, करंट अफेयर जीके में कितना स्कोर करते हैं, लेकिन साथियों मैथ रीजनिंग में तो आप पूरा स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए इस क्लास के मैथ जो रीजनिंग के सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको हल करना है। देखिए साथियों, पिछले वर्षों में कैसे ग्रुप डी के एग्जाम में सवाल पूछे गए थे, सेम उन्हीं सवालों को आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे। सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर के नहीं रहेगा, जो ग्रुप डी के पेपर में आए हुए सवाल है वही सवाल इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए साथियों, पेपर से पहले एक पेपर वाले प्रश्नों को देख लेते हैं और अपनी तैयारी को देख लेते हैं कि हम लोग भाई जो रियल वाले प्रश्न आते हैं हम कितना स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है तो उसी प्रकार किसका संबंध दाब से है। बताइए साथियों, जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है तो उसी प्रकार किसका संबंध दाब से है। एक तरह के ये तो रीजनिंग टाइप का सवाल है, तो भाई उसी प्रकार किसका संबंध दाब से होगा तो पास्कल से होगा। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस क्लास को आपको पूरा देखना है, इस क्लास का एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होंगे, निम्नलिखित में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है। बताइए साथियों, किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है। तो भाई ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, ठीक है, केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है। सेकंड का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड को, एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर यह कौन सा दाब डालता है। बताइए साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर, ध्यान दीजिएगा भाई, पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालता है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटी दूरी को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच जो सबसे छोटी दूरी है इसको क्या कहा जाता है, तो विस्थापन कहा जाता है। ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है। भाई आपके रियल पेपर का है सवाल, ओके। तो कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है, तो वो धातु सोडियम है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 के राइट आंसर क्या होंगे, कोलाइड कण किसके द्वारा पृथक होता है। जो कोलाइड कण होते हैं वो किसके द्वारा अलग होता है, तो भाई अपकेंद्रण द्वारा पृथक होता है, यानी कि अपकेंद्रण द्वारा अलग होता है जो कोलाइड के कण होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये काफी इजी सवाल हो गया, बताइए तुरंत, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो भाई याद रखिएगा लाइसोसोम को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब साथियों वो क्या होता है, जब किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब होता है जब साथियों वो भाई बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता है, तब। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को, वायुमंडल के उच्च स्तर पर निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी विकिरण से परिरक्षित करता है। तो साथियों वायुमंडल के उच्च स्तर पर कौन पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी विकिरण से
परिरक्षित करता है? तो वो साथियों ओजोन है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साइंस में पूरे 25 सवाल आएंगे, तो देख सकते हैं साइंस के ऐसे सवाल आए थे जो इस टाइम आप लोग इजी सवालों को हल कर रहे होंगे। तो भाई इजी सवाल पेपर में नहीं आता है, डेली क्लास में देख लीजिए हमारा सवाल का लेवल, उसी तरह सवाल आते हैं पेपर में। भाई 2-4 सवाल आने से सिलेक्शन नहीं होगा, 2-4 सवाल सही कर देंगे चारों सब्जेक्ट में तो 20-25 नंबर लेकर क्या करेंगे, 100 सवाल आएंगे पेपर में, लगभग 75 प्लस टारगेट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो भाई जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही होने वाला है जीके मैथ रीजनिंग साइंस का, जो सीधे प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको हम दे देंगे भाई। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो भाई इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मात्र 25 रुपये पे करके ये क्वेश्चन मंगा लीजिए। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके पेपर में कैसे सवाल आए हैं। लेटेस्ट पैटर्न पे सारे क्वेश्चन इसमें होने वाला है। ठीक है, कंप्लीट वो भी, यदि आपको चाहिए तो इस नंबर व्हाट्सएप करके ये क्वेश्चन आप मंगा लीजिए। कम समय में आपकी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो साथियों फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो HCOOH होता है भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य क्या है? दोस्त मेरे, शुक्राणु को अधिवृषण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना होता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 को, कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है? बताइए साथियों, अब कोशिका में जो लाइसोसोम है इसकी क्या भूमिका होती है? तो भाई विजातीय पदार्थों का पाचन करना होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होंगे? निम्नलिखित में से कौन से कार्बन यौगिक सामान्य परिस्थितियों में नीली गैर कजली गौ यानी कि जो साथ ही नॉन सूटी फ्लेम होता है इसके साथ जलता है? कौन सा कार्बन यौगिक सामान्य परिस्थितियों में नीली गैर कजली लौ के साथ जलता है? तो वो साथियों एथेनॉल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 को, लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में आनुवांशिक विविधता निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? बताइए भाई, लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में आनुवांशिक विविधता किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो दोस्त मेरे, संतानें दोनों जनकों से जीन प्राप्त करती है, इसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होंगे? समभारिकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है? तो साथियों समभारिकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है यानी कि अलग होता है? तो वो परमाणु क्रमांक होता है ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, एक समान गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक समान गति के बारे में जो कथन आपका सही है, देखिए त्वरण शून्य होता है, वेग बिल्कुल अनचेंज रहता है भाई, पिंड समान समय अंतराल में समय दूरी तय करता है, गति समय के साथ लगातार बदलती रहती है। ये साथियों कथन गलत है भाई। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या बनेंगे? निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टिड वाले वर्णक पौधों को पीला नारंगिया लाल रंग प्रदान करते हैं? तो साथियों कौन से प्लास्टिड वाले वर्णक पौधों को पीला नारंगिया लाल रंग प्रदान करते हैं? तो वो साथियों क्रोमोप्लास्ट हैं। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, और साथियों आप क्लास में नए तो भाई क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच जब तक का आपका एग्जाम समाप्त नहीं होता पूरे दिन क्लास होने वाली है। और आप जानते हैं कि 3 अगस्त को क्लियर हो जाएगा कि ग्रुप डी के पेपर में कैसे सवाल आएंगे, तो उसी के आधार पर आपके आने वाले शिफ्टों के लिए पूरे दिन क्लास होने वाली है शानदार तरीके से। इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वन और जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख लक्ष्य है? तो साथियों कौन सा वन और जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख लक्ष्य है? तो विरासत में मिली जैव विविधता को संरक्षित करना है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 को हल करिए। निम्नलिखित में से किसे कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है? तो भाई किसे कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है? ऑप्शन देखिए बताइए। तो NO2CO3 जो है यानी कि सोडियम कार्बोनेट है, इसको साथियों कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है और जीवाश्म ईंधनों के दहन पर उत्पन्न होती है?
ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है और सातों जीवाश्म ईंधनों के दहन पर उत्पन्न होती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होंगे? एक मशीन स्मॉल टी सेकंड में कैपिटल डब्ल्यू जो है जूल कार्य करती है, तो मशीन की शक्ति पी वॉट निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा सही रूप से दी गई है? बताइए साथियों, एक मशीन टी सेकंड में डब्ल्यू जूल कार्य करती है, तो मशीन की शक्ति पी जो पावर जो वाट जो है वो किस संबंध द्वारा सही रूप से दी गई है? तो क्या हो जाएगा? पी बराबर भाई डब्ल्यू बाई टी हो जाएगा। वर्क अपन टाइम होता है ना भाई, पावर बराबर, तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका परफेक्टली आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशिक घनत्व उच्च परंतु द्रव्यमान घनत्व कम हो सकता है? तो साथियों, किसका प्रकाशिक घनत्व उच्च परंतु द्रव्यमान घनत्व वो जो कम हो सकता है? तो भाई तारपीन जो होता है ना, तारपीन का तेल आपने सुना होगा, तो उसका साथियों बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 को, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह क्या हो जाता है? जब लिटमस को भाई बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह क्या हो जाता है? तो नीला कलर का हो जाता है। सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में स्कोर पूछेंगे, इस क्लास के सारे क्वेश्चन को टैकल करना आपको, ठीक है। निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो भाई अपने आप में एक संतुलित आहार इनमें से कौन सा है संतुलित? अपने आप में तो दूध है, मिल्क, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 को, विटामिन के प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है? तो साथियों, विटामिन के प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है? तो भाई याद रखिएगा, आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है, ठीक है, जो विटामिन के होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 को, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? बताइए साथियों, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो ये साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 27 को, 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया? बताइए साथियों, 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, पुद्दुचेरी को शामिल किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को हल करिए भाई। अमर जीवन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? ये भी भाई इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अमर जीवन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो साथियों याद रखिएगा, ये बंगाली भाषा में लिखी गई है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 29 को, भारत में वहाबी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? बताइए, इस सवाल का राइट आंसर आप बताइए। भारत में वहाबी आंदोलन के नेता इनमें से कौन था? तो सैयद अहमद बरेलवी थे, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों जैसा कि ग्रुप डी का पेपर देखिए 90 मिनट का होगा, इसी 90 मिनट में आपको 30 सवाल रीजनिंग का मिलेगा, 20 सवाल जीके करंट अफेयर के मिला के मिलेंगे, 25 सवाल साइंस का मिलेगा और 25 सवाल मैथ के मिलेंगे। 100 सवाल का पूरा पेपर होता है, एक सवाल सही करेंगे 1 नंबर, यानी कि 100 सवाल 100 नंबर का पूरा पेपर, प्लस हर एक सवाल पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। 3 सवाल गलत करने पर 1 नंबर आपका माइनस मार्किंग होगा, ठीक है। और साथियों याद रखिएगा, जो आपको सबसे पहले सवालों को हल करना है, या तो साथियों आप साइंस के सवालों को सबसे पहले हल करिए, या तो करंट अफेयर के सबसे पहले सवालों को हल करिए, ठीक है। इन दोनों में से चॉइस आपका रहेगा। हम तो कहेंगे सबसे पहले साइंस के सवालों को हल करिएगा, दूसरे नंबर पे करंट अफेयर के सवाल को हल करिएगा, तीसरे नंबर पे आपको रीजनिंग के सवालों पे जाना है, लास्ट में आपको मैथ के सवालों पे जाना है। टारगेट भी आपको क्लियर कर दे रहे हैं, रीजनिंग में आपको 30 में से 30 पूरा सही करना है, नो डाउट आप करने वाले इस बार। करंट अफेयर में कम से कम साथियों मान के चलिए कि आपको केवल 12 सवाल सही करने हैं, ठीक है, 12 सवाल। उसके बाद जो साइंस आएगा कम से कम साथियों 20 सवाल तो सही करना है आपको, ठीक है। और साथियों मैथ में मान के चलिए केवल 18 सवाल सही करना है। इसको ऐड करिए कितना आएगा, 30 12 42, 42 20 आपका 62 और 18 80 भाई, यानी कि 80 सवाल पे आप पहुंच सकते हैं 100 नंबर में से। तो बताइए आप सिलेक्शन ले सकते हैं। 20 सवाल छोड़ दीजिए भाई, मान के चलिए 20 सवाल आपको नहीं आ रहा है, इतना सवाल तो आएगा, इतना कम स्कोर देना, लेकिन रीजनिंग में आपका 30 में से 30 होना चाहिए। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई आपके एग्जाम ग्रुप डी के लिए जो कि आप कर सकते हैं, करेंगे भाई, आप प्रॉमिस करिए इस बार करेंगे आप लोग,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के आवेदन प्रक्रिया में परियोजना डिजाइन मूल्यांकन के लिए अधिकतम संभव अंक कितना है? तो साथियों, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की आवेदन प्रक्रिया में परियोजना डिजाइन मूल्यांकन के लिए अधिकतम संभव अंक कितना है? तो भाई 1400 अधिकतम जो अंक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, भारत में किस राज्य ने सबसे पहले क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री की योजना बनाई है? तो भारत में किस राज्य ने सबसे पहले क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री की योजना बनाई है? तो वो साथियों उड़ीसा राज्य ने। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, प्रो रेसलिंग लीग PWL 2026 के खिताब किस टीम ने जीता? बताइए साथियों, प्रो रेसलिंग लीग 2026 के खिताब किस टीम ने जीता है? तो भाई याद रखिए हरियाणा थंडर्स ने जीता है। ठीक है, सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 33 को हल करिए। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो भाई याद रखिए झारखंड राज्य में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट ITI प्लस अप्रेंटिस के हैं तो वो भाई केवल 55 सवाल सही कर लेंगे, क्लियर हो जाए, क्योंकि इस बार मेरा एक दोस्त भाई उसने ITI के साथ बिहार में जाकर अप्रेंटिस किया था 1 साल, और उसका लास्ट बार था भाई, उसका सिलेक्शन इस बार हो गया, लगभग 80 प्लस स्कोर हो गया उसका। वो चंडीगढ़ से फॉर्म अप्लाई किया था। देखिए वर्ष 1926 के 79वें बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का सम्मान किस मणिपुरी फिल्म को मिला? तो साथियों वर्ष 2026 के 79वें जो बाफ्टा पुरस्कार था, इसमें सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का जो सम्मान था वो किस मणिपुरी फिल्म को मिला है? तो साथियों याद रखिएगा बोंग फिल्म को मिला है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, एक पारिवारिक फिल्म है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को हल करिए। संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो भाई याद रखिए केवल 10 हैं। और हम आपको ये बता दें कि अपने गांव में साथियों केवल उसी का सिलेक्शन हुआ है और किसी का नहीं हुआ है भाई। ग्रुप डी के पेपर में सोच सकते हैं कि गांव में केवल एक बच्चे का इस सिलेक्शन हो रहा है ग्रुप डी, वो भी ITI का है, तब सोच सकते हैं आप लोग। तो भाई बस आपको पढ़ना है, अपने ऊपर विश्वास करना है। सुपोषित गरुड़ेश्वर मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो साथियों सुपोषित गरुड़ेश्वर मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये साथियों गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, जन औषधि दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों जन औषधि दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्त मेरे ये 7 मार्च को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, दक्षिण भारतीय राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हिंदुओं द्वारा संक्रांति किस दिन कनुमा उत्सव मनाया जाता है? दक्षिण भारतीय राज्य जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हिंदुओं द्वारा संक्रांति के किस दिन कनुमा उत्सव मनाया जाता है? तो याद रखिए भाई तीसरे दिन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, गगनयान कार्यक्रम के अंतर्गत मिशन मित्र का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो साथियों गगनयान कार्यक्रम के अंतर्गत मिशन मित्र का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो साथियों याद रखिए लेह में किया गया है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में स्कोर पूछेंगे भाई, अपना स्कोर गिनती करते चलिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है? तो साथियों किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है? तो याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य में। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, लघु जल विद्युत SHP विकास योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो साथियों लघु जल विद्युत विकास योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो भाई ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 42, टेनिस का निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? बताइए टेनिस का ऐसा कौन सा टूर्नामेंट है जो कि साथियों क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो वो रोलैंड गैरोस है भाई। ठीक है, ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, थाडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? बताइए थाडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्त मेरे ये मणिपुर राज्य में पाई जाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों मेरे जो मास्की अशोक शिलालेख है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों याद रखिए कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो डी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर
45 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के पद से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्यपाल के यानी कि गवर्नर के पद से संबंधित है? बताइए साथियों। तो दोस्त मेरे याद है कि अनुच्छेद 153 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को। अब साथियों आप लोग रीजनिंग के सॉल्व को हल करेंगे। रीजनिंग में भाई पूरे 30 का 30 टारगेट, ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हुए देख सकते हैं आप लोग। आपके सामने सॉल्व को हल करेंगे और कितना जल्दी सॉल्व को हल कर सकते हैं देखिए आप लोग। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना है। किसी निश्चित गुण भाषा में वे हेन वेट को IR WJ RY के रूप में और सीड डेस का वे को WJ KK BM के रूप में कुड़बद्ध किया गया, तो इस भाषा में वे को किस प्रकार कुड़बद्ध किया जाएगा? साथियों मेरे आप सभी से क्या पूछा गया है? वे का कुड़बद्ध पूछा गया है। तो जब सिंगल पूछते तो कॉमन चेक करिए तुरंत। जैसे देखिए वे आपका पहले वाले में दिया गया है, दूसरे वाले में भी वे दिया गया है। जब दोनों में जो पूछा वो कॉमन मिल गया तो जो इनका कोड होगा इसमें भी आपको जरूर भाई कॉमन मिल जाएगा। जैसे देखिए पहले वाले कोड यहाँ पर है और दूसरे वाले कोड यहाँ पर है। ध्यान से देखिए कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है? WJ। देखिए WJ इसमें भी है और WJ इसमें भी है। तो जिस प्रकार से वे का कोड पूछा था वे दोनों में कॉमन मिल गया, तो उसी प्रकार इनके कोड में WJ भी कॉमन मिल गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सा मेरे दोस्त। अब बताइए इसमें आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? इस तरह से आप सॉल्व कॉल करेंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होंगे? 3 सॉल्व क्लियर आपके पेपर में देगा ये। या तो जो अक्षर वाला देगा कि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ प्लस है, और समीकरण दे देगा आपको। समीकरण को पहले बनाकर हल करना होगा। तो सेम यही ये भी सॉल्व है। इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो इस समीकरण में सबसे पहले प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, गुणा की जगह भाग और भाग की जगह गुणा रखना है। उसके बाद हल कर देना है। देखिए 114 भाग है तो भाग को किस में बदलना है? गुणा में। ठीक, माइनस है, माइनस को प्लस में बदलना है। 42, 42 को बाद देखिए गुणा है तो भाग में बदलना है। गुणा को 2, 2 को बाद देखिए प्लस है तो माइनस में बदलना है। 43 समीकरण बन गया। इसमें बोर्ड में स्क्रीन में अप्लाई करिए। 114 गुणे 7 करना पड़ेगा हमें। 7 × 28 का 2, 7 × 1 7 2 9, 7 × 1 7, यानी कि 114 गुणे 7 798 आएगा। प्लस 2 का भाग 42 में देंगे तो 7 21 बार में, 21 दूनी 42 माइनस 43, 798 21 कितना होगा? 8 1 9, 9 2 11 के 1 819 आएगा। 819 माइनस 43 कम करिए भाई। 819 में से 43 को 9 में से देखिए 3 6 और 81 में से 4 कितना आएगा साथ? 81 में से 4 यानी कि 77, यानी कि 776 आएगा भाई। ऑप्शन देखिए डी दे रखा है तो राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आप सभी को? यदि साथियों आपको रीजनिंग मैथ में कोई भी सॉल्व पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ये सॉल्व नहीं समझ में आया। ठीक है, डाउट लेकर आप नहीं चलिएगा। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा? 7 व्यक्ति हैं भाई ABCDEF और G उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। 7 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं। एक पंक्ति है भाई, 7 लोग बैठे, इसमें 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग। क्लियर। अब देखिए हम इस सॉल्व को कैसे हल करेंगे भाई। हम उस लाइन से शुरुआत करेंगे जहां लगेगा कि हाँ इसके बाद कोई नहीं आएगा। जैसे देखिए पहला लाइन पढ़िए सवाल में, डी और एफ के बीच केवल 5 व्यक्ति हैं। इस पंक्ति में 7 लोग बैठे हैं तो डी और एफ के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो दोस्त मेरे डी को यदि हम यहाँ बैठा दें, एफ को यहाँ बैठा दें, तो देखिए डी और एफ के बीच में 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग बैठ जाएं। यही सवाल बोला ना पहला लाइन में। तो डी और एफ के बीच में 5 लोग हमने बैठा दिया। ठीक, पहला लाइन क्लियर। अब दूसरा लाइन देखिए, जी जो है एफ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। एफ तो ऑलरेडी बैठा है यहाँ पर, तो ठीक इसके बाईं ओर, यानी बाएं मतलब जानते हैं लेफ्ट में, यानी कि जी के एफ के जस्ट लेफ्ट में जी बैठा है तो बैठा दिया भाई। ठीक, फिर उसको देखिए जी और ए के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है। जी यहाँ पे बैठा है भाई, जी देखिए यहाँ पे बैठा है। जी और ए के बीच में 1 व्यक्ति, यानी कि साथों यहाँ पर ए को बैठाएंगे तभी तो जी और ए के बीच में 1 लोग आएगा। ठीक, ये भी लाइन क्लियर हो गया। अब उसके आगे वाला लाइन को पढ़िए। बी जो है सी के बाईं ओर किसी स्थान पर, ध्यान से इस लाइन को पढ़िएगा, क्या दिया है लाइन? बी जो है सी के बाईं ओर किसी स्थान पर है। सी के बाईं ओर किसी स्थान पर बी है, लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। जो साथियों बी है ना वो सी के लेफ्ट में कहीं बैठा है, लेकिन ई के दाईं ओर कहीं पे बैठा है। बी
तो ऐसा काम करिए कि साथियों देखिए हम ऐसा काम करते कि तो बी को यहाँ बैठा लेते हैं तो सी के बाईं ओर, यानी कि साथियों सी के बाईं ओर और ई के दाईं ओर। तो ई के देखिए दाईं ओर हो गया अभी, सी के बाईं ओर कहीं पोजीशन पे, ई के जस्ट राइट में भाई बी बैठ गया। तो सवाल पूरा हो गया, सातों पंक्ति में सातों व्यक्ति भी बैठ गए। सवाल क्या पूछा कि ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे, ए के दाईं ओर ए यहाँ पर है, इसके राइट साइड में एक सी बैठा है, एक जी बैठा है और एक एफ बैठा है, तो 3 लोग बैठे हैं भाई, यानी कि इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए डी ऑप्शन 3 लोग दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे, 3 व्यक्ति, कौन कौन से, सी जी एफ, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कल करिए। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा, 300, 285, 270, 255, 240 क्वेश्चन मार्क। दोस्त मेरे 300, 285 हल करिए आप लोग, जब हम लिख रहे हैं तो आप सभी का आंसर आना चाहिए। भाई ग्रुप डी के पेपर में नंबरों का जो श्रृंखला वाला सवाल देता है ना, बहुत आसान सवाल देता है भाई, 3 नंबर तो फ्री में देता है। जैसे यही सवाल देख लीजिए, ये पूछा गया है 300 से 285 -15, 285 से 70 -15 हुआ है, 270 से 255 -15 हुआ है, 255 से 240 -55। तो इसी प्रकार लास्ट में 240 है तो -15 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। देख सकते हैं आप लोग इस तरह का सवाल ग्रुप डी के पेपर में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर भाई 40 को हल करिए। विनय अपनी कक्षा में ऊपर से 48वें और नीचे से 15वें स्थान पे है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। भाई पूरा 101 शिफ्ट पेपर हुआ था, 101 सवाल ये पूछा गया था भाई, एक आध शिफ्ट में 3-4 सवाल, यानी कि मान के चलिए 110 सवाल आया था ये एक ही शिफ्ट में, एक आध शिफ्ट में तो 3-3 सवाल है। इस सवाल को कैसे हल करते हैं, विनय का ऊपर का पोजीशन ले लीजिए, नीचे का पोजीशन ले लीजिए और इसमें से -1 कर दिए, आंसर आ जाएगा। 48 15 कितना होता है, 63 -1 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएंगे। तो विनय कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 62 विद्यार्थी हैं। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। बताइए साथियों डाउट इस सवाल में किसी प्रकार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को हल करिए। देखिए श्रृंखला 4, 16, 36, 64, 100 प्रश्न चिन्ह में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 4, 16, 36, 64, 100। देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 2, 4, 6, 8, 10 यानी 12 का स्क्वायर करना होगा। 12 का स्क्वायर कितना, 144। तो लुप्त संख्या कितना होगा, 144 होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। ओके क्लियर मेरे दोस्त, समझ में आप सभी को। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। एक निश्चित गुण भाषा में स्टॉप डिस्टर्बिंग पीपल को IS C के RP के रूप में और पीपल नीड पीस को CDO के RP के रूप में कुड़बद्ध किया जाता है। तो इस भाषा में पीपल को कैसे कुड़बद्ध किया जाएगा। इससे पहले एक सवाल हल किया था हमने ना, बताइए साथियों। जैसे पीपल का कोड पूछा है PEOPLE, देखिए पीपल यहाँ पर दिया आपका और पीपल यहाँ पर दिया है, दोनों में पीपल कॉमन है, तो इनका कोड में भी देखिए कोई ना कोई कॉमन आपको मिल जाएगा। RP देखिए यहाँ पर है, RP यहाँ पर है, दोनों में RP मिल गया कॉमन, तो यही पीपल का कोड हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्लियर, समझ में आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 को हल करेंगे आप सभी लोग। इस सवाल का राइट आंसर निकाल के बताइए। GL9 का संबंध है एक निश्चित तरीके से IH-8 से है, तो इसी प्रकार MR4 का संबंध ON-13 से है, तो समांतर का अनुसरण करते हुए NH13 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। बताइए साथियों इस सवाल का राइट आंसर क्या निकल के आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, कौन कौन इस सवाल को हल करेगा देखते हैं भाई। जब भी अक्षर और नंबर साथ में दे तो हमने आपको कई बार बताया है कि सबसे पहले आपको नंबर को हल करना है IH-8। बताइए साथियों 9 में से ऐसा आप क्या घटाएंगे कि आपका -8 बन सकता है, बताइए। तो सर जी इसमें हम कितना घटाएं, तो याद रखिए साथियों 9 में से भाई -17 घटाइए तो -8 बनेगा। ठीक, इसमें -17 हुआ है। जी देखिए 7 I9 तो +2 इसमें, L12 H8 तो -4 हुआ है, यानी कि +2 -4 -17 लॉजिक है। दूसरा भी हमें हल करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि +2 -4 -17 लॉजिक है कि नहीं। देखिए MR4 इसका रिलेशन ON-13। देखिए भाई 4 में से -17 घटाएंगे तो -13 आएगा। यम देखिए 13 O15, ठीक, +2 R18 N14 सेम रिलेशन है भाई।
+2 -4 -17, +2 -4 -17। तो पूछा किसका है? NH13 का रिलेशन। तो NH13 का, तो -17 -4 +2 यही करना था ना। तो N14 S19। दोस्त मेरे 13 से -17 घटाएंगे कितना आएगा, कोई बताएगा? तो सर ये -4 आएगा। कौन सा ऑप्शन -4 है? डी ऑप्शन। देखिए आपका आंसर आ जाएगा। आप अक्षर को मत निकाले तभी आपका आंसर सही होगा। हल कर सकते हैं। 14 2 16, 16 पे पी आता है। 19 में से 4 घटाएंगे तो 15 आता है। 15 पे कौन आता है? तो ओ, PO -4। देखिए दिया डी ऑप्शन। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 हल करके बताइए। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। काफी लंबा चौड़ा साथियों नंबरों का श्रृंखला दिया है। इसमें मैंने कि सवाल क्या पूछा है, अंतिम लाइन में सवाल पूछता वही पढ़कर आप उत्तर दे दीजिए। देखिए ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद एक विषम संख्या है। एग्जाम्पल जैसे उदाहरण लीजिए, कोई सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से कट जाती है। यानी कोई संख्या 4 है, सम संख्या है, जिनके में प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या, कोई 6 एक और सम संख्या और उसके बाद एक विषम संख्या है। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती है। तो यही वाला आपको सातवें समीकरण चाहिए ये श्रृंखला वाले में। ठीक है, तो चलिए चेक करते भाई। सम संख्याओं को देखते हैं, उसके ठीक पहले एक सम संख्या और उसके ठीक बाद विषम संख्या को देखते हैं भाई। 6 ये नहीं होगा, ये 6 देखिए, 6 का ठीक 6 एक सम संख्या है, तो इसके पहले एक सम संख्या नहीं, 7 एक हो गया, नहीं। ये देखिए साथ 8 हो जाएगा। 8 कैसे होगा? 8 एक सम संख्या है, उसके पहले 6 देखिए सम संख्या है, उसका देखिए 5 विषम संख्या, यानी 1 मिल गया भाई, 1 मिल गया। फिर देखिए और कहाँ पे सातों सम संख्या भाई? 8 भी सम संख्या, ये क्लियर हो गया। फिर देखिए 5 2, 2 के पहले 5 है तो विषम संख्या आ गया, नहीं होगा भाई। फिर मेरे दोस्त 6, ये 6 सम संख्या, उसके पहले 7 ये तो विषम संख्या हो गया भाई, ये भी नहीं होगा। फिर मेरे दोस्त 9 2, 2 के पहले एक साथ 9 ये विषम संख्या हो गया भाई, सम संख्या चाहिए हमें। फिर मेरे दोस्त ये देखिए 8 लगातार आ रहा है, देखिए 8 है, 8 सम संख्या, उसके पहले 4 एक सम संख्या है, उसका देख 3 एक देखिए विषम संख्या, यानी 2 मिल गया भाई। ठीक, फिर देखिए कहाँ सम संख्या है? 6 सम संख्या, लेकिन उसके पहले 3 विषम संख्या हो गया। ये देखिए 2 के पहले 6 एक सम संख्या है, उसके 5 एक विषम संख्या है, तो 3 मिल गया भाई। फिर 9 ये 4 है, 4 सम संख्या, उसके पहले 9 एक विषम संख्या, नहीं होगा ये। फिर मेरे दोस्त ये देखिए 8, यदि आप 8 को पकड़ के चल रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। 8 है, देखिए यहाँ पे 6 एक सम संख्या है, उसका 3 एक विषम संख्या बाद में इसके, तो 4 मिल गया भाई, और कोई नहीं है। यानी साथों इसमें 4 ऐसे सम संख्या है जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद एक विषम अंक है। यानी इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? 3 से अधिक होगा ना भाई, क्योंकि 4 है भाई सम संख्या, तो 3 से अधिक हो जाएगा। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर मेरे दोस्त? समझ में आया आप सभी को? इस सवाल में भाई आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप तुरंत बता दीजिए। आगे वाले सवाल बढ़ा जाए। चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 55 कॉल करिए। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई, इस सवाल को हम नहीं हल करेंगे, आप हल करके बताइए। सवाल क्या है? यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा? ये समीकरण दिया है भाई। प्लस का अर्थ क्या है? माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है? गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है? भाग है, और भाग का अर्थ क्या है? प्लस है। इस समीकरण में आपको रखना पड़ेगा, उसको हल करके इनसे निकाल दीजिए, आ जाएगा। बताइए साथ, ये सवाल होमवर्क रहेगा आपके लिए, हल करके बताइए आप लोग एक सवाल तो सभी स्टूडेंट। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 55 कॉल करिए, सॉरी 56 को। 2 आदमी किसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, तो कितने आदमी उसी कार्य को भाई 4 दिन में करेंगे? बता दीजिए भाई, आपके पेपर का है सवाल। ये फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? M1 D1 बराबर M2 D2। 2 आदमी किसी कार्य को 2 दिन में करते हैं, तो कितने आदमी हैं? M2 भाई कितने दिन में? 4 दिन में करें, तो 2 दूना 4, इधर से M2 × 4, यानी 4 से 4 कैंसिल, यानी कि साथियों कितने आदमी उसी कार्य को 4 दिन में करेंगे? तो 1 आदमी। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर मेरे दोस्त? समझ में आप सभी को? नेक्स्ट आगे सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 57 को हल करिए। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। बता दिए साथियों व्यंजक क्या होगा, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? निकाल के बताइए भाई। पूरा बॉडमस के नियम अप्लाई करना है, इसमें सब कुछ दिया गया है। ब्रैकेट दिया है, ऑफ दिया है, गुणा दिया है, भाग दिया है, प्लस दिया है, माइनस दिया है। तो चलिए सबसे पहले ब्रैकेट यानी ब्रैकेट
18 प्लस 3 ऑफ यहाँ पे भाई ब्रैकेट को हल कर लेते हैं इसी में भाई। देखिए 8 का भाग 7 24 में देखो 3 बार में 8 3 का 24 और 3 का मल्टीप्लाई 2 करें में 6 ब्रैकेट में 6 आ गया -6। ठीक, फिर देखिए 18 प्लस अब 3 है। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो गुणा 6 -6। 18 प्लस 3 का गुणा 6 में करेंगे 18 -6। 18 18 36, 36 में से 6 घटा देंगे 30, 30 आ जाएगा भाई। तो दिए गए व्यंजक को सरल करने पर आंसर कितना आएगा? 30 आ गया। डी ऑप्शन परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, समझ में आप सभी को? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। 2/80 का कितना प्रतिशत 120 है? बताइए साथियों 2/80 का कितना प्रतिशत 120 है? हमेशा याद रहे जिस भी नंबर के बाद साथियों का हो, से हो, के हो, वो हमेशा साथियों बटे के नीचे रहता है। जैसे देखिए 1/20 है, इसको सबसे पहले ऊपर लिखिए और इसके बटे में 2/80 लिखिए। इसको जो आप सरल करेंगे तो डायरेक्ट बता दे 1/20 गुणे ये जो साथियों 2/80 है ना, तो इसको 80/2 लिख लीजिए और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बता दिए तुरंत। देखिए 20 चौका 80, 2 दूना 4 और यहाँ 2 गुणा 100 यानी कि 200%। यानी कि साथियों 2/80 का कितना प्रतिशत 1/20 होगा? तो 200% होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। सिंपल सा भाई, कुछ लॉजिक आपको लगाना ही नहीं है। हमेशा याद रखिए, कभी कभी ऐसे सवाल पूछ देगा कि ऐसे पूछ देगा कि 1/20 2/80 का कितना प्रतिशत, यही सवाल पूछता है ना, तो आप लॉजिक कैसे लगाएंगे? 1/20 गुणे ये जो 2/80 है ना, तो इसको 80/2 लिखिए, लेकिन हाँ मल्टीप्लाई 100 करना जरूरी आपको। जैसे 20 चौका 80, अब 2 से भाई 2 4 में भाग कराएंगे 2 बार में, अब 2 का मल्टीप्लाई 100 में कराएंगे ना, तो 200%। यही सेम सवाल होता है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 3, 5 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए एक काम को 3 दिन में कर रहा है, बी एक काम को साथियों 5 दिन में कर रहा है, ठीक है। सी जो है वो 15 दिन में कर रहा है, सी जो है वो 15 दिन में कर रहा है। एक साथ कार्य को करते हुए वे उसी कार्य का 3 गुना, यानी कि कुल काम पहले इनका निकालेंगे भाई। कुल काम एलसीएम से होता है भाई। 3, 5, 15 का एलसीएम कितना होगा? 3, 5, 15 का, यानी कि साथियों 3 कम 3 5, 3 5 15, 3 5 15 होगा, यानी कुल काम साथियों 15 आएगा इनका। कुल काम कितना आएगा साथियों? 15। ये इनका कुल काम हो गया। सवाल देखिए क्या पूछा? उसी कार्य का, यानी इसी कार्य का 3 गुना, यानी कि इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 45। अब पहले इन लोग का एक दिन का क्षमता निकाल लेते हैं। एक दिन में ये कितना काम कर सकते साथियों? 5। ये 3 का भाग इसमें 15 में दिया जाता है, तब एक दिन का उनका क्षमता निकलता है। बी एक दिन में कितना काम करेगा साथियों? 3। सी एक दिन में कितना काम करेगा? 1। ये तीनों एक साथ काम करें, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। एक दिन का इन तीनों का क्षमता कितना है? 5 + 3 + 1 यानी कि 9। ये साथियों 9 किसके बराबर हो जाएगा? 45 के बराबर। तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 5। यानी कि साथियों वो कितना समय दिन में लेंगे? तो 5 दिन लेंगे भाई, ठीक है। उसी कार्य यानी कि 15 का 3 गुना करने पर काम 5 दिन लेंगे। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। क्लियर मेरे दोस्त, समझ में आया आप सभी को? पहले ये बताइए आप लोग किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या बनेंगे? स्मार्ट बाजार जो है वो घरेलू सामानों पर 16 खरीदे और 9 मुफ्त पाए का ऑफर दे रहा है। तो स्मार्ट बाजार द्वारा दिया जा रहा शुद्ध यानी कि नेट प्रतिशत छूट कितना होगा? तो साथियों आप स्मार्ट बाजार गए, आप 16 सामान खरीद रहे हैं, आपको उस पर 9 ऑफर मिला है, तो आपके पास टोटल सामान कितना हो जाएगा? 25 हो जाएंगे, ठीक। टोटल जो सामान हो जाएगा 25 हो गया। आपसे साथियों क्या पूछा? स्मार्ट बाजार द्वारा दिया जा रहा शुद्ध नेट प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए जो छूट दिया जा रहा है उसको ऊपर लिखिए, टोटल सामान नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई 100। 25 चौका 100, 9 चौका 36% का, यानी कि साथियों शुद्ध जो नेट प्रतिशत छूट मिल रहा है स्मार्ट बाजार की तरफ से 36% का। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आप सभी को? तो साथियों ये फाइनली पूरे 60 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताइए साथियों आप सभी का इन 60 सवालों में से कितना स्कोर बना? ईमानदारी के साथ बताइए तो सभी स्टूडेंट। भाई ये पूरे आपके 101 शिफ्टों का सवाल था, एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर का हमने नहीं कराया है। ये आपके रियल पेपर का आया हुआ सवाल है जो 2025 में हुआ था, 2025-26 में हुआ था, ठीक है। तो मेरे दोस्त डेली क्लास को आप बस अटेम्प्ट करिए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए अच्छी तरीके से। सुबह दोपहर शाम में आपकी क्लास लग रही है। तो मेरे दोस्त चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए आप लोग,
ठीक है, डेली क्लास करनी है और मॉक टेस्ट लगा लीजिए भाई। एग्जाम डेट आप लोग अपना बता दीजिए कि आप सभी का एग्जाम किस डेट को होने वाला है। ठीक है, तो चलिए भाई इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं कल सुबह भाई एक नई दिन की शुरुआत के साथ, एक नई क्लास के साथ शानदार तरीके से। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप गॉड ब्लेस यू। और कोई भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जो भी सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा वही पूछ लीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि हर एक क्लास का कमेंट चेक होता है। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम।